हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स अड्डा। चलिए 2 जुलाई 2021 के द हिंदू एडिटोरियल को एनालाइज करते हैं। आज हम 4 आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से पहला है रिलीफ एंड रिकम्पेंस, सेकंड है लेटर देन एवर, थर्ड दिल्लीज लेम डक असेंबली एंड फोर्थ है इनविजनिंग द पोस्ट पैंडमिक स्मार्ट सिटी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से, जो कि है रिलीफ एंड रिकम्पेंस। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दिया था कि जितने भी लोग इस पैंडमिक से अफेक्टेड हैं, जिन्होंने अपने किसी रिलेटिव को खोया है इस पैंडमिक की वजह से, उन सब को एक्स ग्रेटिया असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया ये कहकर कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, पर फिर उसके बाद देखा गया कि कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि जो भी यहाँ पे कंपनसेशन देना है वो एक अमाउंट फ़िक्स कर दिया जाना चाहिए, और पैंडेमिक की वजह से जो जाने गई हैं उनको कंपनसेशन यहाँ पे प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ ये भी डायरेक्शन दिया है कि हमारी कंट्री में जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्क फोर्स हैं उनको भी रजिस्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हम जानते हैं 90% वर्कफोर्स हमारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, और उनका कोई ऐसा डेटाबेस कि कितने लोग हैं वहाँ पे, कौन कौन काम करते हैं, उनकी क्या सिचुएशंस है, उसको कहीं पे भी रजिस्टर नहीं किया गया है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि उनको रजिस्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो सारे लोग जो इंटर स्टेट माइग्रेट करते हैं, जो इंटर स्टेट लेबरर्स हैं, उनका एक नेशनल डेटाबेस बनाया जाना चाहिए यहाँ पे, और ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि इस पैंडेमिक की वजह से कोई भी इंसान भूखा ना रहे। हर एक इंसान को जो इस पैंडेमिक से अफेक्टेड है उसको असिस्टेंस प्रोवाइड की जानी चाहिए। और अगर हम इस पैंडेमिक की बात करें तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इस पैंडेमिक को एक नोटिफाइड डिज़ास्टर कहा गया है। तो ऐसे में देखो, पहले तो गवर्नमेंट ने यही कहा कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, यानी कि इनएडिक्वेट रिसोर्सेज है, पर बाद में गवर्नमेंट ने ये कहा कि इनएडिक्वेट रिसोर्सेज एक रीज़न नहीं है असिस्टेंस प्रोवाइड ना करने के लिए। इसका रीज़न ये है, मतलब वो प्रायोरिटीज़ में इसको नहीं रख रहे हैं। इनका कहना ये है कि इस तरह के जो सिचुएशंस हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, जैसे कि ड्रॉट है, फ्लड है, सुनामी है, तो साइक्लोन से अफेक्टेड होते हैं हमारे बहुत सारे स्टेट। तो ऐसे अगर हम हर जगह असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे तो ये हमारे लिए फिजिबल नहीं है। पर कोर्ट ने कहा कि ये जो पैंडेमिक की सिचुएशन है ये बाकी सब चीज़ों से बहुत अलग है, और पिछले ऑलमोस्ट हम काफ़ी समय से 1.5-2 सालों से इससे जूझ रहे हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक्स ग्रेटिया असिस्टेंस प्रोवाइड करे गवर्नमेंट उन सभी लोगों को जिन्होंने अपनी फैमिली के किसी भी पर्सन को खोया है इस पैंडेमिक की सिचुएशन की वजह से। अब राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि कोर्ट ने सही किया कि कोई जो कंपनसेशन का अमाउंट है वो फिक्स नहीं किया, और यहाँ पे इसको छोड़ दिया है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और सेंटर के ऊपर कि वो डिसाइड करें कि वो कितना अमाउंट कंपनसेशन में देना चाहते हैं और कैसे देना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स है कि हमें एक पैंडेमिक की आवश्यकता पड़ी, एक पैंडेमिक की ज़रूरत पड़ी, और उसके बाद जो ये ह्यूमैनिटेरियन, सोशल और इकोनॉमिक क्राइसिस हमने झेले, उसके बाद हम इस प्रोसेस को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रहे हैं कि वो सारे वर्कफोर्स जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है उसका डेटाबेस हम बनाने की शुरुआत कर रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि ये पहले से ही रेडी होना चाहिए था। पर अब हम इतनी बुरी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं और उसके बाद हमें रियलाइज़ हो रहा है कि ऐसा डेटाबेस हमें बनाया जाना चाहिए। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज़ को 31 दिसंबर की डेडलाइन दी है, जिसमें कि स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज़ को ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है, और सेंटर को 31 जुलाई की डेडलाइन दी है कि उन्हें ये एक पोर्टल अवेलेबल करवाना है जो कि है नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। इनको रजिस्टर करने के लिए एक पोर्टल बनाया जाना है जहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को रजिस्टर किया जाएगा। तो इसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई, और उसके बाद से ही इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है।
साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे यूनियन लेबर मिनिस्टर हैं, उन यूनियन लेबर मिनिस्ट्री है, उसको भी यहाँ पे फटकारा है, और उनकी जो यहाँ पे अपैथी है या फिर हम कहें लेज़ीनेस है, उसके लिए उनको फटकारा है कि ये जो स्टेप्स लिए जाने चाहिए थे वो अभी तक तो लिए नहीं गए, और पैंडेमिक की सिचुएशन के बावजूद जो गवर्नमेंट है उसने सिचुएशन को सीरियसनेस के साथ डील नहीं किया है। और अब 31 दिसंबर वो लास्ट डेट है जब इन्हें ये पोर्टल अवेलेबल करवाना है, और 31 दिसंबर के बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दिए गए हैं। तो हालांकि इसकी ज़रूरत भी थी, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर इस पैंडेमिक की वजह से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब खोई है, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जॉब नहीं खोई है तो उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो ऐसे में अपनी फैमिली को चलाना, और पूरे सिस्टम, हम इकॉनमी में ही इसका रिफ्लेक्शन देख सकते हैं कि इकॉनमी कितनी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। तो ऐसे में वुल्नरेबल सेक्शंस को, पुअर सेक्शंस को, और वो सेक्शन जो इससे तबाही का सामना कर रहे हैं, उनकी फैमिली बुरी तरह से इससे इफ़ेक्टेड है, उनको रिलीफ प्रोवाइड करना ज़रूरी था। तो हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक अच्छा स्टेप लिया गया है। तो देखते हैं हम हमारा सेकंड आर्टिकल, जो कि है लेटर देन एवर। तो फिलहाल देखो, कहा गया पुडुचेरी नीड्स एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज़ नॉट इमर्स्ड इन पॉलिटिकल रैंगल्स। देखो फाइनली अब हुआ क्या है, ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद पुडुचेरी में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाए गए हैं। और हुआ क्या है, जब ये लास्ट टाइम इलेक्शंस हुए थे उसके 2 महीने बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाए गए हैं, और पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर हैं एन रंगास्वामी, और उन्होंने जब शपथ ली थी उसके 50 दिनों के बाद ये असेंबली बनाई गई है। और इसका रीज़न क्या है, इतना लेट क्यों हुआ ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को फॉर्म करने में? उसका रीज़न यही था, इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स, कि कौन किस, हर कोई यहाँ पे पावर की पोजीशन हासिल करना चाहता है। और पुडुचेरी में जो फ़िलहाल गवर्नमेंट है उसमें मतलब वो एनडीए की गवर्नमेंट है, जिसमें बीजेपी और दूसरी पार्टीज़ मिली जुली हैं, सिर्फ बीजेपी नहीं है। तो जब पार्टीज़ का अलायंस होता है कहीं पे भी गवर्नमेंट फॉर्म करने में, तो उन पार्टीज़ के बीच में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि हर कोई पावर चाहता है, हर कोई पोजीशन चाहता है, तो उनको संभाल कर, और जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको मानने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए इन्हें इतना सारा टाइम लग गया। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल ये जो डिले हुआ है इसका रीज़न है पॉलिटिक्स, क्योंकि हर कोई अपनी पावर की वजह से, मतलब यहाँ पे पॉलिटिक्स खेली जा रही है, और इस वजह से इतना सारा डिले हो रहा है। हालांकि ये जो अलायंस है वो पोल के, यानी जो वोटिंग हुई थी उसके पहले ही बन चुका था, उसके बावजूद इनके बीच में प्रॉब्लम्स ऐसी हुई कि इतना ज़्यादा टाइम लग गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को फॉर्म करने में। अब यहाँ पे देखो, कहा गया है कि पोर्टफोलियोज़ हैव नॉट बीन अलॉटेड टू 5, जितने भी अभी यहाँ पे 5 मिनिस्टर्स बनाए गए हैं उनको शपथ तो उनको दिला दी गई है, पर उनके पोर्टफोलियोज अभी असाइन नहीं किए गए हैं कि कौन सा किस पोस्ट पे होगा, कौन सा किस मिनिस्ट्री को, यानी कि किस पोर्टफोलियो को वो हैंडल करेगा। अब देखो, पहले तो कहा गया कि जो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं एन रंगास्वामी, वो बीमार हैं और इस वजह से कैबिनेट का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। पर बाद में एक्चुअल रियलिटी ये थी कि बीमारी इसका रीज़न नहीं था, जो बीजेपी और उनके पार्टनर्स के बीच में जो डिफरेंसेस थे, जो सहमति इनके बीच में नहीं बन पा रही थी, एग्रीमेंट्स नहीं बन पा रहे थे, उस वजह से ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को फॉर्म करने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया। अब यहाँ पे देखो, बीजेपी के पास, क्योंकि ये अलायंस है और गवर्नमेंट को फॉर्म करने में एक फ़िक्स नंबर ऑफ़ सीट 50% प्लस सीट्स चाहिए होती है, तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने यहाँ पे कोई मेजॉरिटी तो हासिल कर ही नहीं है, तो अपने अलायंस के साथ मिलकर इसने गवर्नमेंट फॉर्म किया है। तो इसलिए वहाँ पे हुआ क्या, अब देखो, इनके जो इनके जो एमएलएस थे, उनके अलावा इन्होंने 3 वहाँ पे नॉमिनेट भी किए थे मेंबर्स को, तो इस तरह से 6 तो इनके इलेक्टेड मेंबर्स थे एनडीए के, और 3 यहाँ पे इन्होंने नॉमिनेट किए, तो टोटल मिला के यहाँ पे 9 हम कह सकते हैं एमएलएस हो गए हैं बीजेपी की तरफ से। अब यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि वो लोग जो कि कैबिनेट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व थे, उनको क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि उन्होंने यहाँ पे सोशल बैलेंस को स्टैब्लिश किया है, क्योंकि जो टोटल 6 मिनिस्टर्स यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं उनमें से 3 तो हैं
फॉर्मल मिनिस्टर्स, यानी पहले वो मिनिस्टर रह चुके हैं, 2 यहाँ पे एससी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और 1 यहाँ पे विमेन है। तो 6 मिनिस्टर्स यहाँ पे जो अपॉइंट किए गए हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 6 मेंबर्स हैं, उनमें से 3 तो एक्स मिनिस्टर्स हैं, 2 ऐसे लोग हैं जो कि एससी कम्युनिटी को डिनोट करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 यहाँ पे विमेन है। तो इस तरीके से सोशल बैलेंस का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। पर अब अगर हम ऐसे देखें तो जब भी इलेक्शन होने वाले हैं तो हर एक पार्टी अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ करती है और उसमें बहुत सारे वादे किए जाते हैं कि इलेक्शन के बाद अगर हम जीत जाते हैं तो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो सेम ऐसे पुडुचेरी में भी केस था। पर फिलहाल अगर हम वहाँ की बात करें तो 2020-21 का जो बजट था उसमें डेट सर्विसिंग अकाउंट्स के लिए 18% हम कह सकते हैं एक्सपेंडिचर रखा गया था। अब ये डेट सर्विसिंग अकाउंट का मतलब होता है जो भी आपने डेट्स लिए हुए थे तो उसका प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट अमाउंट आप पे करेंगे, तो वो आपके पास जो अमाउंट है, जो रिसोर्सेज हैं पैसों का, वहीं से आप उसको स्पेंड करेंगे, वहीं से आप उनको वापस देंगे। तो ये जो डेट सर्विसिंग अकाउंट है वो यही होता है कि आप अपना जो भी बजट है उसमें से कितना % आप लोन और उसके इंटरेस्ट में स्पेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 18% तो यही है कि गवर्नमेंट लोन को रीपे करने में, उसके इंटरेस्ट को रीपे करने में 18% खर्च करेगी। इसके साथ साथ जो सैलरीज़ होती है और जो पेंशन्स होते हैं किसी भी स्टेट के एम्प्लॉयज़ की, तो यहाँ पे पुडुचेरी में 35% सैलरीज़ एंड पेंशन्स में खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 17% जो ऐसा है जो कि पावर को परचेज़ करने में खर्च किया जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे 70% तो खर्चा यहीं पे हो गया सिर्फ इन 3 सेक्टर्स में, लोन को रीपे करने में, और हम देख रहे हैं यहाँ पे सैलरीज़ एंड पेंशन्स में, और 17% यहाँ पे है पावर परचेज़ करने में। तो सिर्फ 3% ऐसा बचा जो बाकी सभी सेक्टर्स में, इसके अलावा इस बहुत सारे और भी सेक्टर्स हैं जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सैनिटेशन है, वाटर है। तो अगर 70% अमाउंट यहीं पे खर्च हो रहा है तो 30% अमाउंट हमारे पास बचता है, तो उसको हम कहाँ किन किन सेक्टर्स में खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइटर का कहना है कि बहुत नई चीज़ों को लाने के बजाय, नए मेजरमेंट्स को लाने के बजाय, या नई पॉलिसी या स्कीम्स को शुरू करने के बजाय जो एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको ही यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, और सोशल सिक्योरिटी पेंशन जो है अलग अलग एज ग्रुप के लिए जो बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है अच्छे से। मतलब कि जो एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम्स आप उन्हीं को स्ट्रेंथन करो, उन्हीं के तहत आप लोगों को बेनिफिट्स प्रोवाइड करो, बजाय इसके कि आप नई स्कीम्स को लॉन्च करो। क्योंकि नई स्कीम्स को लॉन्च करने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। जब रिसोर्सेज नहीं है तो आप कितनी भी स्कीम्स को ले आओ, आप उन्हें पूरा नहीं कर पाओगे, यानी उसके तहत जो भी एम है आप उसको पूरा नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स से उभर कर पुडुचेरी में ज़रूरत है कि वहाँ पे एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन लाया जा सके जो कि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना हो, वहाँ के लोगों के बारे में सोच सके, और वहाँ पे जो भी लोगों के वेलफेयर में, लोगों के इंटरेस्ट में काम करने वाला एडमिनिस्ट्रेशन पुडुचेरी में इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, जो कि फ़िलहाल हो नहीं पा रहा है क्योंकि बीजेपी और उनके जो भी अलायंस है उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस वजह से बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा थर्ड आर्टिकल जो कि है दिल्लीज लेम डक असेंबली। दिस इज़ लेम डक। तो यहाँ पे देखो, द GNCTD अमेंडमेंट एक्ट prohibits the exercise of free speech in the assembly and its committees। तो फ़िलहाल देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट लाया गया था जो कि है GNCTD अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021। फुल फॉर्म है द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021। इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है क्योंकि इस एक्ट के थ्रू जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दिल्ली के जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हैं और MLAs हैं उनकी पावर को कम करने की कोशिश कर रही है, उनकी ऑटोनॉमी को रिड्यूस करने का प्रयास किया जा रहा है इस एक्ट के द्वारा, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके पावर को बढ़ाने की बात की जा रही है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर एक एजेंट ही हम कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर ज़्यादा एम्पावर्ड है तो इस तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है या उसका पावर है किसी यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन में वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाता है।
तो ऐसे में हम देखेंगे कि उस यूनियन टेरिटरी जैसे फ़िलहाल दिल्ली है, वहाँ की जो इलेक्टेड एमएलएज़ होंगी या गवर्नमेंट होगी, उसका रोल काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगा दिल्ली में। अब यहाँ पे देखो, जो ये एक्ट है उसमें एक प्रयास किया गया है कि जो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके फंक्शनिंग को काफ़ी ज़्यादा कम किया जा सके, यानी दिल्ली गवर्नमेंट की जो ऑटोनमी है उसको रिड्यूस किया जा सके, एमएलए के पावर को रिड्यूस किया जा सके, और जो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके फंक्शंस को भी यहाँ पे कुछ अमाउंट में कर्ब किया जाए, रिड्यूस किया जाए। अब इनिशियली देखें तो GNCTD एक्ट जो लाया गया था वो फर्स्ट टाइम 1992 में लाया गया था, और यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली को कुछ पावर्स दिए गए थे जो कि वो अपनी प्रोसीजर्स को, अपनी प्रोसीडिंग्स को और बिज़नेस जो कंडक्ट करने का तरीका है वो खुद फॉर्म कर सकती थी, यानी कुछ हद तक ऑटोनमी प्रोवाइड की गई थी दिल्ली को। पर अब हुआ क्या है, हालांकि ये जो ऑटोनमी है वो उस तरीके की नहीं थी जैसे कि किसी स्टेट को मिलती है, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है विद लेजिस्लेचर, तो यहाँ पे ऑटोनमी दी गई है पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे थे, जैसे कि फाइनेंशियल मैटर्स है या स्क्रूटनी ओवर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स डिस्क्रिशनरी रोल है। तो ऐसे में हम देखें तो कुछ रेस्ट्रिक्शन थी, पर फिलहाल अपनी कैपेसिटी में दिल्ली में जो लेजिस्लेचर था वो इंडिपेंडेंट था। पर अब क्या किया जा रहा है कि इस एक्ट के बाद जो दिल्ली असेंबली है उसके पास कोई भी फंक्शनल हम कहें इंडिपेंडेंस रह नहीं जाती है इस एक्ट के बाद, क्योंकि जितने भी पावर हैं इस लेजिस्लेचर के उसको रिड्यूस किया गया है इस एक्ट के द्वारा, जो कि है GNCTD अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021। और यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि इट्स स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस हैव बीन फर्मली टेथर्ड टू दैट ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा के अंदर एक तरह से हम कह सकते हैं कि लोकसभा एक बॉडी है और उसके की सबऑर्डिनेट बॉडी है दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली। इस तरीके का इस एक्ट में प्रावधान है, प्रोविज़न है, और जो कि सही नहीं है, क्योंकि इस तरीके से जो दिल्ली के लोग हैं उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ किया है और उन रिप्रेजेंटेटिव्स की पावर को कर्ब करके, उनकी फंक्शनिंग को रिड्यूस करके कहीं ना कहीं ये किया जा रहा है कि जो दिल्ली के लोग हैं उनकी आवाज़ को नहीं सुना जा रहा है। अब देखो यहाँ पे आगे राइटर कहते हैं, अमेंडिंग एक्ट्स प्रोहिबिट्स द असेंबली फ्रॉम मेकिंग एनी रूल इनेबलिंग ईदर itself or its committees to consider any issue concerned with the day-to-day administration of the capital, यानी कि जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए हमारी कैपिटल यानी कि दिल्ली का, वहाँ पे जो रोल है असेंबली का, और साथ ही साथ असेंबली में बहुत सारी कमिटीज़ भी होती हैं जिसमें सभी पार्टी के मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे दोनों के रोल को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस किया गया है और यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है इनके रोल को, यानी कहीं ना कहीं एक तरह से इनके रोल को ख़त्म ही कर दिया गया है कि डे टू डे बिजनेस चलाए जाने में असेंबली का और उनकी कमिटीज़ का कोई ज़्यादा योगदान रह नहीं जाएगा। तो ऐसे में ये बिल कहीं ना कहीं हम कहें कि रिवर्स डायरेक्शन में लाया गया है। हमेशा ये कहा जाता है कि आप स्टेट्स को ज़्यादा पावर दो, यूनियन टेरिटरी को ज़्यादा पावर दो, आप डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करो, पर इस बिल के द्वारा एक्ट के द्वारा रिवर्स किया गया है। जो पावर्स ऑलरेडी यूनियन टेरिटरीज़ के पास थी उसको भी छीन लिया गया है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। अब ऐसे में अगर देखो मेन काम क्या होता है लेजिस्लेचर का, कि वो जिन लोगों के द्वारा चूज़ किए गए हैं यानी उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, उनको फुलफ़िल करें, और इन लेजिस्लेचर के थ्रू ही हम उन्हें अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। तो अगर उनकी पावर को ही कर्ब कर दिया जा रहा है तो यहाँ पे एमएलए का रोल ही क्या रह गया है, और एमएलए को हम क्यों चूज़ कर रहे हैं अगर उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि उनसे पावर आप छीन ही ले रहे हो, तो हम उनकी अकाउंटेबिलिटी को इस्टेब्लिश भी कैसे करेंगे। तो यहाँ पे राइटर देखो कहते हैं, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इलेक्टिंग एमएलएज एंड एंडाविंग देम विद लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस। तो आपको पता होगा कि चाहे वो लोकसभा में एमपीज़ हैं या स्टेट जो लेजिस्लेचर होता है उसमें एमएलएज हैं, उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिले होते हैं जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव प्रिविलेज। और उसके तहत क्या होता है कि इन्हें पार्लियामेंट में किसी टॉपिक पे कुछ डिस्कशन करना, कुछ किसी तरीके से एक्ट करने की छूट होती है। अगर वो किसी पे आरोप या प्रत्यारोप करते हैं तो उनके अगेंस्ट केसेस नहीं चलाए जाते हैं, और दूसरे भी इन्हें प्रिविलेजेस मिले होते हैं।
तो अगर इन एमएलएस के पास कोई पावर नहीं है, कुछ काम नहीं है, तो इनको इलेक्ट करने का ही क्या मकसद रह जाता है, और इनको ये प्रिविलेजेस प्रोवाइड करने का भी यहाँ पे क्या एम है। अगर उनके पास कोई काम नहीं है, कोई फंक्शनिंग नहीं है, तो ना ही उन्हें चूज़ करने का कोई मतलब रह जाता है, ना ही उन्हें ये प्रिविलेजेस प्रोवाइड करने का कोई मतलब रह जाता है। अगर वो कुछ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, गवर्नेंस के रिगार्डिंग कुछ भी डिस्कशन है या क्या किया जाना चाहिए वो डिस्कस नहीं कर सकते हैं, या उस फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंटेंट है कि हम एमएलएस को इलेक्ट करते हैं या एमपीज़ को इलेक्ट करते हैं, और फिर वो हमारे ऊपर मतलब प्रशासन का काम करते हैं, हम जो फंक्शनिंग है उसको स्मूथ बनाते हैं, कहाँ पे क्या किया जाना चाहिए वो करते हैं, और अगर वो ये कर ही नहीं पा रहे हैं तो इनको इलेक्ट करने का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये जो एक्ट लाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, GNCTD एक्ट, ये दिल्ली गवर्नमेंट की पावर को कब करता है, और यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनकी पावर को थोड़ा स्ट्रेंथन करता है, और इसके थ्रू यूनियन गवर्नमेंट खुद का इंटरफेरेंस दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा है। इनफैक्ट डे टू डे बिजनेसेस जो होते हैं उनमें भी इन एमएलएस का कोई रोल नहीं रह गया है, ना ही जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं उनका कोई रोल रह गया। सॉरी, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ तो नेशनल लेवल पे होंगी पार्लियामेंट में, पर यहाँ पे हम लेजिस्लेटिव कमिटीज़ जो होंगी उनका कोई एज सच रोल नहीं रह गया है। तो इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है यहाँ पे कि जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो हम बात ये करते हैं कि हम जनता की आवाज़ को सुनते हैं, और यहाँ पे जो लोग चाहते हैं वो किया जाता है। पर अगर आप सेंट्रलाइजेशन को बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं आप डेमोक्रेसी से दूर जा रहे होते हैं, और जो लोगों की आवाज़ होती है आप उसको नहीं सुन रहे होते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे 4th आर्टिकल की तरफ, और ये हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है जो कि है एनविजनिंग द पोस्ट पेंडेमिक स्मार्ट सिटी। तो देखिए 2014 में न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुई, और उसके बाद से ही स्मार्ट सिटी को बढ़ाए जाने की यहाँ पे बात हुई। ये कहा गया कि सिटी को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, और ऐसे में 100 स्मार्ट सिटीज़ को यहाँ पे बनाने की बात की गई गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऐसे में यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी की कोई यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं है, और जो भी हम स्मार्ट सिटी के तहत हम कहते हैं ना कि हम ये करेंगे, वो सारा बेस्ड है ग्लोबल नॉर्थ के कॉन्सेप्ट पे, यानी नॉर्थ में जो चीज़ें हैं उसी को हम कॉपी करके ये चाहते हैं कि हम स्मार्ट सिटी बना दें। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि हर एक जगह की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, हर एक जगह पे अपनी अलग तरीके का वहाँ पे क्या होता है, माहौल होता है, एनवायरनमेंट होता है और नीड होती है। तो आप किसी एक मॉडल जो जहाँ पे सक्सेसफुल है किसी एक जगह पे, उसको कॉपी करके आप चाहें कि वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे भी सॉल्व हो जाएं, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे में देखो जो नॉर्थ के जो हम कह रहे हैं कॉन्सेप्ट हैं जो हम कॉपी करना चाह रहे हैं, वो वहाँ उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो टेक्नोसेंट्रिक विज़न पे बेस्ड है, और सेंसर्स हैं वहाँ पे हर एक जगह, स्मार्ट होम्स हैं, हाई लेवल्स ऑफ कनेक्टिविटी है, मैसिव एंड यूबिक्विटस डेटा कलेक्शंस हैं अलग अलग एजेंसीज़ के द्वारा, और वहाँ पे कॉन्टीन्यूस फ्लो होता है यूज़फुल इन्फॉर्मेशन का सिटीजन्स तक। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो स्मार्ट सिटी के तहत हम देखते हैं, और इसको हम कॉपी कर रहे हैं ग्लोबल नॉर्थ से। पर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो शहरों में प्रॉब्लम है वो है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट्स, इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई है, वेस्ट मैनेजमेंट की यहाँ पे प्रॉब्लम है, सीवरेज एंड ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट्स उस लेवल के नहीं हैं, हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन है, और क्लाइमेट चेंज जो है वो भी उसकी वजह से जो फ्रीक्वेंट फ्लड्स हैं या ड्रॉट्स हैं उसका भी हम सामना कर रहे हैं। तो हम जो कॉन्सेप्ट्स या जो मॉडल हम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं या कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं ग्लोबल नॉर्थ से, उससे अलग हमारे पास जो प्रॉब्लम्स है वो डिफरेंट हैं, और स्मार्ट सिटी के तहत हमें इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि सिर्फ़ और सिर्फ हम उन कॉन्सेप्ट को अपना लें जो हम अलग अलग जगह पे देख रहे हैं, जो डेवलप्ड नेशन में हम देख रहे हैं। तो ऐसे में फ़िलहाल एक अवार्ड दिए गए हैं, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020, और इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने यहाँ पे देखो एक कहा है द इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, इसमें यहाँ पे हेल्थ को फोकस प्रोवाइड किया गया है और इसको एक अच्छा स्टेप बताया गया है। और देखो इसके बाद क्या किया गया कि स्मार्ट सिटी अवार्ड के तहत
इंदौर को और सूरत को जॉइंटली टॉप सिटी लेवल अवार्ड दिया गया है। और अगर हम स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु ने ये अवार्ड्स जीते हैं। हालांकि देखो ये अवार्ड्स शुरू करने के बाद इनके बहुत पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस हुए हैं और अलग अलग जो सिटीज़ हैं या स्टेट्स हैं उन्होंने इसमें बहुत सारे प्रयास किए हैं खुद को इम्प्रूव करने के। और साथ ही साथ अगर हम स्मार्ट सिटी मिशन की बात करें तो ये आइसोलेटेड वे में काम नहीं कर रहा है, ये दूसरे प्रोग्राम के साथ कन्वर्जेंस में काम कर रहा है। जैसे कि स्मार्ट सिटी मिशन के अलावा कौन कौन से और प्रोग्राम है, तो अमृत है जिसको हम कहते हैं अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद PMAY प्रधानमंत्री अटल योजना है, अर्बन एरियाज़ को जो फोकस करती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना है जो हाउसिंग पे फोकस करती है। तो ये अलग अलग स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स मिलकर स्मार्ट सिटी मिशन को यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, स्मार्ट सिटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो अब ऐसे में देखो यहाँ पे राइटर ये कहते हैं कि जो भी हम ये चीज़ें कर रहे हैं कि अर्बन सिटीज़ जो अर्बन एरियाज़ हैं उनको डेवलप कर रहे हैं, सिटीज़ को हम स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दिस इज़ इन ट्यून विद सम estimated that globally 90% of urban development by mid century, यानी हमारे इस सेंचुरी तक जो 90% डेवलपमेंट होगा अर्बन डेवलपमेंट वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में होगा। जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें इस सेंचुरी के मिड तक 90% डेवलपमेंट हम देखने को हमें मिलेगा। तो ऐसे में यहाँ पे इन्होंने कुछ हिस्ट्री की बात भी कर रखी है कि थर्ड प्लान जो हमारा हुआ था 5 ईयर प्लान, थर्ड प्लान जो कि 1961 से लेकर 66 तक चलाया गया था, उसमें भी जो सिटी को डेवलप करने का और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना प्रायोरिटी बताया गया था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि पूरी तरीके से उन कॉन्सेप्ट को कॉपी कर लेना जो डेवलप्ड नेशंस में है या ग्लोबल नॉर्थ में है वो सही नहीं होगा। हमारी जो प्रॉब्लम्स है उस तरीके से हमें सॉल्यूशन ढूंढना होगा कि हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल पाए हमारे अपने तरीके से। उन चीज़ों को कॉपी कर लेने से हमारा सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जैसे कि यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि सिटीज़ कुड बी एलिगेंट, हेल्दी एंड स्मार्ट आफ्टर द पैंडेमिक इफ़ दे अपॉर्शन द अवेलेबल रोड स्पेस फॉर बाईसाइकिल्स। देखो हमारे जो रोड्स हैं वो इतने ज़्यादा मतलब कंजस्टेड हैं कि वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, बस हैं, कार्स हैं, ये सब तो चीज़ें चलती हैं, पर पेडेस्ट्रियल स्पेस बहुत कम बचा है और बाईसाइकिल्स के लिए स्पेस भी बहुत कम बचा है। तो इसको यहाँ पे बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि ये डायरेक्टली हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है, पॉल्यूशन को भी ये कर्व करने में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करेगा। तो ऐसे में वो चीज़ें की जानी चाहिए जो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ऐसे में जो पैदल चलने वाले लोग हैं, बाइकिंग है या फिर इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की, जैसे देखो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको अक्सर वहाँ से हटा दिया जाता है, तो उनको भी वहाँ पे एक स्पेस प्रोवाइड किया जाना चाहिए जिससे कि ये जो प्रोसेस है वो इंक्लूसिव बन सके और सिर्फ वो लोग जो डिजिटली एम्पावर्ड हैं, जो ऑलरेडी अच्छी सिचुएशन में हैं, सिर्फ वो इससे फ़ायदा ना ले सकें, बल्कि वो लोग जो कि काफ़ी वल्नरेबल हैं, पुअर हैं, वो भी इन स्मार्ट सिटी में एक इंक्लूसिव ग्रुप की तरह यहाँ पे शामिल हो और उनको भी स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट से, सिटी का स्मार्ट सिटी में ट्रांसफॉर्मेशन से उनको भी यहाँ पे फ़ायदा हो सके। तो ऐसा राइटर का कहना है। मतलब सिंपल सी बात ये कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं हमारी सिटीज़ की, उसको दूर करने के लिए आप कहीं दूसरे डेवलप्ड नेशन के कॉन्सेप्ट को कॉपी ना कर लो, हमारी प्रॉब्लम का हमारे तरीके से सॉल्यूशन निकाला जाए। जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन इस तरीके से निकाला जाए कि हम दूसरों की जस्ट कॉपी ना करें, एक्चुअल में उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें अपने तरीके से। तो ये थे आज के हमारे 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमने डिस्कस करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।